गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं। इसका प्रकाशन 1936 में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। गोदान हिंदी के साहित्य के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ है। गोदान के नायक और नायिका होरी और धनिया के परिवार के रूप में हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। ऐसी संस्कृति जो अब समाप्त हो रही है या हो जाने को है, फिर भी जिसमें भारत की मिट्टी की सौंधी सुबास भरी पड़ी है। प्रेमचंद ने इसे अमर बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के सार की चर्चा करूंगी। गोदान प्रेमचंद का हिंदी उपन्यास है जिसमें उनकी कला उनके चरम उत्कर्ष पर पहुंची है। गोदान में भारतीय किसान का संपूर्ण जीवन, उसकी आकांक्षा और निराशा, उसकी धर्म भीरुता और भारत परायणता के साथ स्वार्थपरता की ओर बैठकबाजी, उनकी बेबसी और निरीहता का जीता जागता चित्र उपस्थित किया गया है। भारतीय समाज का मेरुदंड या किसान कितना शिथिल और जर्जर हो चुका है, यह गोदान में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। नगरों के कोलाहल में चकाचौंध ने गांवों की विभूति को कैसे ढक लिया है। जमींदार, मिल मालिक, पत्र संपादक, अध्यापक, पेशेवर वकील और डॉक्टर, राजनीतिक नेता और राज कर्मचारी जो बने कैसे गांव के इस निरीह किसान का शोषण कर रहे हैं और कैसे गांव के ही महाजन और पुरोहित उनकी सहायता कर रहे हैं। गोदान में ये सभी तत्व नख दर्पण के समान प्रत्यक्ष हो गए हैं। गोदान वास्तव में 20वीं शताब्दी की तीसरी और चौथी दशाब्दियों के भारत का एक ऐसा सजीव चित्र है जैसा हमें अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। गोदान में बहुत सी बातें कही गई हैं। जान पड़ता है प्रेमचंद ने अपने संपूर्ण जीवन के व्यंग और विनोद, कसक और वेदना, विद्रोह और वैराग्य, अनुभव और आदर्श सभी को इसी एक उपन्यास में भर देना चाहा है। कुछ आलोचकों को इसी कारण उसमें अस्त व्यस्तता मिलती है। उसका कथानक शिथिल, अनियंत्रित और स्थान स्थान पर अति नाटकीय जान पड़ता है। ऊपर से देखने पर भी यह ऐसा ही है, परंतु सूक्ष्म रूप से देखने पर गोदान में लेखक का अद्भुत उपन्यास कौशल दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जितनी बातें कही हैं वे सभी समुचित तर्क, चाल और सही मनोवैज्ञानिक विशेषण, प्रवाहशील, चुस्त और दुरुस्त भाषा और वर्णन शैली में उपस्थित कर देना प्रेमचंद का अपना विशेष कौशल है और इस दृष्टि में उनकी तुलना में शायद ही किसी उपन्यास लेखक को रखा जा सकता है। जिस समय प्रेमचंद का जन्म हुआ वह युग सामाजिक धार्मिक रूढ़िवाद से भरा हुआ था। इस रूढ़िवाद से स्वयं प्रेमचंद भी प्रभावित हुए। जब अपने कथा साहित्य का सफर शुरू किया, अनेकों प्रकार के रूढ़िवाद से ग्रस्त समाज को यथाशक्ति कला के शस्त्र द्वारा मुक्त करने का संकल्प लिया। अपनी कहानी के बालक के माध्यम से यह घोषणा करते हुए, मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूँ। प्रेमचंद और शोषण का बहुत पुराना रिश्ता माना जाता है, क्योंकि बचपन से ही शोषण के शिकार रहे प्रेमचंद इसे अच्छी तरह वाकिफ हो गए थे। समाज में सदा वर्गवाद व्याप्त रहा है। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी वर्ग से जुड़ना ही होगा। प्रेमचंद ने वर्गवाद के खिलाफ लिखने के लिए सरकारी पद से त्यागपत्र दे दिया। वह इससे संबंधित बातों को उन्मुख होकर लिखना चाहते थे। उनके मुताबिक वर्तमान युग न तो धर्म का है और न मोक्ष का, अर्थ ही इसका प्राण बनता जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार अर्थोपार्जन सबके लिए अनिवार्य होता जा रहा है। के बिना जिंदा रहना सर्वथा असंभव है। वह कहते हैं, समाज में जिंदा रहने में जितनी कठिनाइयों का सामना लोग करेंगे उतना ही वहाँ गुनाह होगा। अगर समाज में लोग खुशहाल होंगे तो समाज में अच्छाई ज्यादा होगी और समाज में गुनाह नहीं के बराबर होगा। प्रेमचंद ने शोषित वर्ग के लोगों को उठाने का हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने आवाज लगाई, ए लोगों, जब तुम्हें संसार में रहना है तो जिंदा की तरह रहो, मुर्दों की तरह जिंदा रहने से क्या फायदा। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में शोषक समाज के विभिन्न वर्गों की करतूतों एवं हथकंडों का पर्दाफाश किया है। आइए दोस्तों, अब हम गोदान के कथानक की चर्चा करेंगे।
सुनते ही गोदान का कथानक। उपन्यास में वे ही उच्च कोटि समझे जाते हैं जिनमें आदर्श तथा यथार्थ का पूर्ण सामंजस्य हो। गोदान में समांतर रूप से चलने वाली दोनों कथाएं हैं, एक ग्राम्य कथा और दूसरी नागरिक कथा, लेकिन इन दोनों कथाओं में परस्पर संबद्धता तथा संतुलन पाया जाता है। ये दोनों कथाएं इस उपन्यास की दुर्बलता नहीं वरन सशक्त विशेषता हैं। यदि हमें तत्कालीन समय के भारतवर्ष को समझना है तो हमें निश्चित रूप से गोदान को पढ़ना चाहिए। इसमें देश काल की परिस्थितियों का सटीक वर्णन किया गया है। कथा नायक होरी की वेदना पाठकों के मन में गहरी संवेदना भर देती है। संयुक्त परिवार के विघटन की पीड़ा होरी को तोड़ देती है, परंतु गोदान की इच्छा उसे जीवित रखती है और वह यह इच्छा मन में लिए ही इस दुनिया से कूच कर जाता है। गोदान औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण तथा इससे उत्पन्न संत्रास की कथा है। गोदान का नायक होरी एक किसान है जो किसान वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। आजीवन संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। गोदान भारतीय कृषक जीवन के संत्रास में संघर्ष की कहानी है। गोदान होरी की कहानी है उस होरी की जो जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, केवल इसलिए कि उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके और इसीलिए वह दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करता है, किंतु उसे इसका फल नहीं मिलता और अंत में मजबूर होना पड़ता है। फिर भी अपनी मर्यादा नहीं बचा पाता। परिणाम स्वरूप वह जब तक के अपने जीवन को ही होम कर देता है। यह होरी की कहानी नहीं, उस काल के हर भारतीय किसान की आत्मकथा है और इसके साथ जुड़ी है शहर की प्रासंगिक कहानी। गोदान में उन्होंने ग्राम और शहर की दो कथाओं का इतना यथार्थ और संतुलित मिश्रण प्रस्तुत किया है। दोनों की कथाओं का संगठन इतनी कुशलता से हुआ है कि उसमें प्रवाह बना रहता है। प्रेमचंद की कलम की यही विशेषता है। इस रचना में प्रेमचंद का गांधीवाद से मोहभंग साफ साफ दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यासों में जहाँ आदर्शवाद दिखाई पड़ता है, गोदान में आकर यथार्थवाद नग्न रूप से परिलक्षित होता है। कई समालोचकों ने इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास का दर्जा भी दिया है। तो साथियों, ये थी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर एक चर्चा। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल विविध छाया को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।